अब हम बात करेंगे जो क्लास 10th के अंतर्गत स्पीच पूछे जाते हैं, ठीक है। नरेशन जो एग्ज़ाम में आपको इनडायरेक्ट में क्या करना होता है, उनको चेंज करना होता है, ठीक है। उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, जो प्रश्न पत्र के अंदर डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है, उसके दो पार्ट होंगे, ठीक है। एक होता है रिपोर्टिंग और सेकंड होता है रिपोर्टेड। इन दोनों भाग को सोल्व करना होता है, तब जाके अपना जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में चेंजेस होता है। अब ध्यान रखना है कि भाई डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जैसे मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके जो रियल शब्द हैं उसका वैसा ही बोल देता है, जो कहते हो, मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं जो कहते हो, यानी वैसा ही बोल दिया जाता है, उसको डायरेक्ट कहते हैं। और थोड़ा बहुत बदलाव करके बोला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। मतलब उसको बात को वर्ब से शुरू किया जाता है, और रिपोर्टिंग वर्ब और वक्ता का जो भी बात है उसको क्या किया जाता है, दोहराया जाता है, तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके अंतर्गत जो स्टेटमेंट दिया जाता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जैसे एग्जांपल से समझिए, ठीक है। एग्जांपल में जैसे दे रखा है, राम विल से, फिर दे रखा है मोहन इज ए स्मार्ट बॉय। तो ये एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पत्र में आएगा, इस वाक्य के दो भाग होंगे। ये एक तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड, क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड। और एक होता है इन्वर्टेड कोमा से बाहर जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इन दोनों भाग को हल करना होता है। इसमें कुछ फैक्ट है अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात अपने को ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाए जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो भी सेंटेंस बनाए जाते हैं, उनमें जो वाक्य होते हैं वो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंस होता है एक, ठीक है। उसके अलावा सेकंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। थर्ड होता है आपके इम्पेरेटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के वाक्य दिए जाते हैं जो डायरेक्ट में आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, और इनको चेंज किस में करना होता है, इनडायरेक्ट में। तो इसमें कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जो रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, 2 भाग बता दिए। एक वाक्य होता है, उसके 2 भाग होते हैं। ये भाग होता है बाहर, इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग होता है रिपोर्टिंग, और इन्वर्टेड कोमा अंदर जो बंद होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड। तो ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है, जो रिपोर्टिंग वर्ब जो भी दे रखी है उसका टेंस कभी नहीं बदलता है, ये विषय ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब की रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार, जैसे टोल्ड है, ठीक है, आस्क्ड है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे भाई से है, ठीक है, टेल है, ठीक है, से किस में चला जाता है, सेड में। टेल्स किस में चला जाता है, टेल्स में। जैसे मान लीजिए सेड आ रखा है, तो सेड किस में चला जाता है, आस्क्ड या टोल्ड में। तो ये विशेष ध्यान रखना है। और रिपोर्टिंग भाग में परिवर्तन होने की फर्स्ट कंडीशन यही होती है, रिपोर्टिंग भाग में तभी चेंजेस किया जाता है
जब वर्ब के साथ में, जो भी वर्ब रिपोर्टिंग भाग में दी जाती है उसके साथ में टू प्रीपोजिशन के माध्यम से ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो, उस कंडीशन में रिपोर्टिंग भाग है उसमें चेंजेस किया जाता है। भाई रिपोर्टिंग वर्ब में आप कैसे चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए सेज टू दे रखा है, भाई ये जुड़ा हुआ होता है, चेंज कब होता है, इस टू को साथ में इसलिए दे रखा है कि भाई ऑब्जेक्ट आएगा 200% आएगा, और ऑब्जेक्ट आता है तभी इस भाग में वर्ब में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए सेव टू दे रखा है, उसके अलावा से टू दे रखा है, उसके अलावा मान लीजिए फ्यूचर इंडिकेट के लिए विल से दे रखा है, उसके अलावा सेल से टू दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए सेड टू दे रखा है, तो सेज तो किस में चला जाता है, टेल्स में, ठीक है। उससे किस में चला जाता है, टेल में। फिर वापस विल से किस में हो जाता है, टेल में, तो क्या हो जाएगा विल टेल, और सेल आ रहा तो क्या हो जाएगा सेल टेल, और सेड आ रहा तो बता दिया मैंने, टोल्ड में भी कर सकते हो आप और आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हो। ध्यान रहे जो रिपोर्टिंग भाग है उसके अंदर ऑब्जेक्ट आए तभी ये चेंजेस करना है। जो कनेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है, जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो डेट होता है, उसमें कनेक्टिव वर्ड में किसका प्रयोग किया जाता है, डेट का। अब एक सारणी के माध्यम से समझना है भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते टाइम क्या क्या परिवर्तन होता है, ये ध्यान में रखना। जैसे मान लीजिए दे रखा है डायरेक्ट, ये एग्जाम में दिया जाएगा, और ये अपने इनडायरेक्ट जो अपने को आंसर में लिखना है। अब डायरेक्ट के अंदर यदि मान लीजिए V1 या V1 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एस या ES, तब इधर क्या होगी, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगी V2, ठीक है। और मान लीजिए इधर V2 दे रखी है तो इधर हो जाएगी हेड के साथ में V3, क्या हो जाएगी हेड के साथ में V3। या मान लीजिए दे रखा है डू नॉट या डज नॉट, और उनके साथ में नेगेटिव में क्या आता है V1, तो इधर जाने पे ये V1 रहेगा लेकिन ये पास्ट में चला जाएगा, डू डज किस में चला जाएगा, डिड नॉट में, और क्या आ जाएगी V1। उसी तरह इज आर एम, ठीक है, इज आर एम V1 प्लस ING है, तो उधर जाने पास्ट में जाने पर क्या हो जाएगा, इज आर एम की जगह क्या हो जाएगा वॉज वर V1 प्लस ING, ठीक है। उसी तरह ध्यान रखना है, मान लीजिए हे जेव दे रखा है, क्या दे रखा है हे जेव, उसमें V3 दे रखा है, तो इधर क्या हो जाएगा हेड प्लस V3। अब मान लीजिए मॉडल दे रखा है, जैसे इधर दे रखा है कैन प्लस V1, क्या दे रखा है, तो इधर हो जाएगा कुड प्लस V1। अब मान लीजिए इधर मैं दे रखा है, मैं प्लस V1, तो मैं किस में चेंज हो जाता है माइट में, तो यहाँ हो जाएगा माइट प्लस V1। या मान लीजिए दे रखा है सेल V1, तो इधर सेल किस में चला जाता है शुड में, ये विशेष ध्यान रखना है। और फिर क्या हो जाता है V1, इसका विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में विल V1 दे रखा है, तो ये क्या हो जाता है वुड प्लस V1। तो इन सेल और विल इन दोनों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। सेल चेंज होता है शुड में, विल होता है वुड में, यहाँ V1 है तो यहाँ भी क्या रहेगा V1। लेकिन कन्फ्यूजन यही होता है कि सेल किस में चेंज होता है शुड में, विल होता है वुड में, ये विशेष ध्यान रखना है। अब एग्जाम में आने की जिन टाइप के सेंटेंस की संभावना है उनका अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जाम में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो डायरेक्ट में आपको दिए जाते हैं, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना होता है। तो उनमें नियम क्या क्या है, सबसे पहले जो सेड दे रखा है या सेड टू दे रखा है, ठीक है, तो उसको हम किस में बदलेंगे आस्क्ड इंक्वायर्ड, ठीक है, किस में बदलेंगे आस्क्ड
इनक्वाइट, ठीक है। कहने मतलब उपयुक्त माना जाता है आस्क्ड को, तो अपन किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। कंजक्शन ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव आते ही इफ का प्रयोग करना है। इफ के अलावा आप वेदर का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उपयुक्त किसको माना जाता है, इफ को, तो अपने को इफ का प्रयोग करना है। और इफ या वेदर लगाने के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। उसके अलावा आपको बताइए टेंस हो या कोई प्रोनाउन है, ठीक है, एडवर्ब है, इन सब में नियमानुसार क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना। अब जैसे WH वर्ड से शुरू होने वाला है, और इंट्रोगेटिव किससे होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा है वाक्य, WH वर्ड में अपने को क्या ध्यान रखना है भाई, सेड को किस में ले जाते हैं, आस्क्ड में। ध्यान रखना जो कंजक्शन होता है, ठीक है, कंजक्शन उसी WH वर्ड को ही बनाते हैं। ये विशेष ध्यान रखना, WH वर्ड में जो कंजक्शन है वो WH वर्ड ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार कोई कंजक्शन न्यू ऐड नहीं करना है। कंजक्शन वो WHO वर्ड है, उसको क्या बनाना, अपना कंजक्शन बनाना है। और कंजक्शन के बाद में क्या प्रयोग करना है, सब्जेक्ट। और फिर नियमानुसार जो टेंस है, उसके अलावा प्रोनाउन है, ठीक है, उसके अलावा एडवर्ब है, उनमें नियमानुसार क्या करना है, परिवर्तन करना है। जैसे दे रखा है भाई, कैसे करना है इसको चेंज। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, मोहन सेड टू मी, ठीक है। फिर आगे दे रखा है, डू यू लिव हेयर, ठीक है, और इंट्रोगेटिव मार्क दे रखा। तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट डायरेक्टली दिख गया, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव WH या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ये किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। अब दो भाग होते हैं, ये तो हो गया अपना रिपोर्टेड, और ये होता है रिपोर्टिंग। तो पहले हल किसको करना है, रिपोर्टिंग का। अब रिपोर्टिंग के अंदर बताया गया है, यदि ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो रिपोर्टिंग भाग में चेंजेस होगा, उसकी वर्ब में चेंजेस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन सेड किस में चला जाएगा, आस्क्ड में। टू प्रीपोजिशन हटा दी जाएगी, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, मी। उसके बाद में इंट्रोगेटिव दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, इफ़। इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, कनेक्टिव वर्ड इफ़। इफ़ के बाद में यू किस में चेंज होगा, आई में। किस में होगा, आई में, ठीक है। फिर जो लिव है उसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, लिव की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिव्ड, ठीक है, और अंत में क्या हो जाएगा, देयर। तो इस प्रकार ये चेंज हो गया। आगे ध्यान रखना है, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। इम्परेटिव में जो सेड दे रखा है या सेड टू दे रखा है, ठीक है, या सेड टू दे रखा है, उसको चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में, ठीक है, या रिक्वेस्टेड में, है ना, इसमें चेंज करना है। और जो कंजक्शन वर्ड लगा रहे हो वो अपने को टू लगाना है। यदि इम्परेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना है, टू। और टू के साथ में V1 ही लगाई जाएगी, V3 नहीं लगेगी, ये विषय ध्यान रखना। टू के साथ में क्या लगाना है, V1 का प्रयोग करते हैं। और बाकी नियम जो ऑलरेडी नियम होते हैं, प्रोनाउन, एडवर्ब, टेंस, वो नियमानुसार चेंजेस करना है। ध्यान रखना जो 2024 एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रिलेटेड स्पीच,
ठीक है। उसके अलावा जो इम्परेटिव सेंटेंस है उनसे रिलेटेड स्पीच पूछे, मतलब ज़्यादातर चांस किसके हैं, इंट्रोगेटिव है। इम्परेटिव का भी अध्ययन करना है क्योंकि इसका आने के भी चांसेज है। इंट्रोगेटिव का विशेष अध्ययन करना है। उसके अलावा जो भी रूल्स दिए जाते हैं, ठीक है, आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल है संजीव या एक्सीलेंट या किसी प्रकार कोई भी मटेरियल है जिसकी सहायता से आप अध्ययन कर रहे हो, उन सब में आपको जो इंट्रोगेटिव टाइप और इम्परेटिव टाइप सेंटेंस है उनके स्पीच पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो उनका आपको क्या करना है, विशेष अध्ययन करना है। समय के अभाव के कारण हम विस्तृत अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि अब बोर्ड एग्जामिनेशन होने में समय कम बचा है। तो अब डायरेक्टली आप ध्यान दें, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव जो सेंटेंस है उनके स्पीच जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंजेस होते हैं उनके रूल्स याद करना है, ये विशेष ध्यान में रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो अपने जो भी टेक्स्ट बुक होती है ग्रामेटिकल या कोई भी स्टडी मटेरियल है आपके पास, उनमें समस्या में अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखना इस बार ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, यह आपके निर्धारित है, 2 अंक का है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना इसमें कुछ नियम है, उन नियम को ध्यान में रखना है। जैसे रूल नंबर 1 बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, तो आप ये नोट कर ले। जो यूनिट का नेम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके जो कुछ रूल्स हैं उनको आपको नोट कर लेना। जैसे इसमें रोल नंबर 1 यदि 2 सिंगुलर नाउन, कोई भी 2 है सिंगुलर नाउन, ठीक है, वो यदि एंड से जुड़कर, एंड एक क्या है, कंजक्शन वर्ड है, उससे जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में क्या होते हैं, प्रयुक्त हो, यानी सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, प्रयुक्त हो, तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ये विशेष ध्यान रखना, हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल। जैसे लिख रखा राम एंड श्याम, ठीक है, तो ये इसमें कितने नाउन हो गए, सिंगुलर होते हुए भी कितने हो गए, 2 हो गए, और कंजक्शन कौन सा हो गया, एंड। तो ब्लैंक जैसे दोनों क्या है, मित्र है, तो कोष्टक में आपको देखे इज आर, तो इन दोनों अकॉर्डिंग क्या आएगी, आर, क्योंकि इसमें एक से अधिक है और एंड कंजक्शन जुड़ा हुआ है, तो प्लूरल हमेशा कौन सी आएगी, जो वर्ब प्रयुक्त होगी वो हमेशा प्लूरल ही आएगी। सेकंड नियम आपको ध्यान रखना है, कुछ पेयर वर्ड है ना, जो पेयर वर्ड होते हैं, यानी जुड़े हुए जो वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे पेयर वर्ड, जैसे ध्यान रखना है, जैसे लिखा हो जाए ब्रेड एंड बटर, ठीक है, राइस एंड करी, मतलब एंड से जुड़े हुए, ठीक है, एक से अधिक सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, सिंगुलर होते हुए भी। उसके अलावा स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, मतलब कोई भी नाउन आ जाए और उनके मध्य क्या लगा हुआ, एंड, तो वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि इनमें एक ही वस्तु का ज्ञान होता है या उसका ही बोध होता है, ये विषय ध्यान रखना। तो जैसे मान लो कि भाई दे दिया ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्लैंक दे दिया, फिर दे दिया माई फेवरेट लंच, ठीक है, और सामने दे दिया इज आर, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन से, एक बार नोट कर लो आप वर्ड, यदि ये वर्ड आ जाए, ठीक है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, उसके अलावा राइस एंड
करी। उसके अलावा स्लो एंड स्टेडी। उसके अलावा हैमर एंड सिकल, ठीक है। उसके अलावा एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके अलावा ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ठीक है। उसके अलावा हॉर्स एंड कैरीज। उसके अलावा बैग एंड बैगेज, ठीक है। उसके अलावा सम एंड सब्सटेंस, ठीक है। इन वर्ड को ध्यान रखना। यदि ये आ जाए तो फाइनली आपको ब्लैंक में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही पढ़नी, सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही। यदि इज आर आ रखा है तो इन सब में क्या पढ़ना है, यदि ये वर्ड दे रखे हैं इन सब वर्ड में आपको क्या पढ़ना है, इज पढ़ना है। ये विशेष ध्यान रखना। बात करते हैं 3 नंबर फैक्ट या 3 नंबर रूल की, ठीक है। अब यदि द या, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, द या पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है, प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, तो हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। अब ये सेंटेंस में अपने को पता करना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए पहले, उसके साथ में क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन, उसके बाद में एंड कंजक्शन होना चाहिए, फिर वापस सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो हमेशा ब्लैंक के अंदर क्या भरी जाएगी, सिंगुलर वर्ब। सेकंड इसमें इसी में ध्यान रखना है, यदि द पॉजिटिव एडजेक्टिव दे रखा है, ठीक है, और प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन दे रखा है, तो वहाँ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी नियम वही है। यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, वहाँ सिंगल नाउन एंड प्लस सिंगल नाउन, तो इसमें सिंगुलर नाउन एंड वापस यहाँ पे सिंगुलर नाउन एंड के मध्य, यहाँ पे सिंगुलर नाउन से पूर्व द पॉजिटिव एडजेक्टिव दोबारा आएगा। यदि दोबारा आ जाता है तो अपने को प्लूरल वर्ब पढ़नी। अगला रूल ध्यान रखना है, यदि आर्टिकल कौन होता है, एन दे रखा है, उसके साथ में क्या दे रखा है, एडजेक्टिव, उसके साथ में एंड, फिर वापस क्या दे रखा है, एडजेक्टिव, और प्लस क्या दे रखा है, कॉमन नाउन, तो फाइनली ये वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। क्या आएगी, सिंगुलर। एंड होना चाहिए, उसके साथ में एडजेक्टिव, उसके बाद में एंड, उसके बाद में वापस एडजेक्टिव और कॉमन नाउन, उसमें हमें से क्या आएगी, सिंगुलर। यदि आर्टिकल एन आ रहा है, ठीक है, उसके साथ में एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, एंड आ रहा है, फिर कोई इंडिफिनिट आर्टिकल आ रहा है, इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, जैसे द, ठीक है, और प्लस क्या आ रहा है,